नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवनागरी हिंदी चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चीफ की दावत को, जो कि यूनिट 7 में लगा हुआ है नेट के सिलेबस में। तो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो चीफ की दावत का प्रकाशन वर्ष 1957 है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? ये देखिए, माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-12 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भरी ये भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। समस्या है इनके लिए, बताइए। उन्हें घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह लपेटे माला जप रही थी। सुबह तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का भरा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधि से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:60 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर का दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते बोला, आज मुझे खाना नहीं खाना बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर और उनकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में फिर से झुंझलाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, या खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, तो माँ के सामने सिगरेट पीना, समझ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया था। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, पर्दे किस रंग के लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी, अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं।
माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला तो रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहो, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झरे हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे और पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोली, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना, मतलब कुछ बन क्या है, मूर्खा लगी। बूढ़ा, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए माँ को फिर एक बार हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती है, यह तो अमेरिकी है ना, मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा शैली घर चले जाए, मगर बेटे को वो कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वह बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक का कामयाबी से चल जाए, शायद पूछा हुआ भी प्रीवियस क्वेश्चन में। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर छूने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट थी, न अड़चन थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इसके इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट आउट पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। तो जो चीफ थे उनके मैडम कौन सा कलर का कपड़ा पहनी हुई थी, तो काला ब्लैक कलर का गाउन पहनी हुई थी और गले में सफ़ेद मोतियों का हार। तो ये ध्यान रखिएगा कि चीफ की मैडम ब्लैक गाउन और सफ़ेद मोतियों का हार, वाइट पर्ल नेकलेस। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात करती जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर बाएं से दाएं झूल रहा था, यानी माँ सो गई थी। मुंह से लगातार खराटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसकाया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहे कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों के कुछ इतिहास देख, इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, बेचारी। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देख कर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर काँपने लगी। माँ, तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने से सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस पर भी खींच उठे। इतने में चीफ ने अपना दाएं हाथ मिलाने के लिए कहा और माँ और भी घबराहट। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे, विदेशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कहते, हाउ डू यू डू,
कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से कहते बोली, हाउ टू डू। एक बार फिर कह उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आप चला जाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तो तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांध देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं गाना सुनाओ, कोई पुराना गाना, पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वह मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। वह, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दें। तो बेटा कौन सा टप्पा सुनाने के लिए बोलता है, दो पत्थर अनारा दें, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि जो माँ गाती है, माँ ये नहीं कहती, बेटा ये सजेस्ट करता है कि दो पत्थर अनारा दें गाने के लिए, लेकिन माँ जो है दूसरा कोई गाना गाती है। देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरिया तेभागी बढ़िया है। तो ये गीत गाती हैं माँ। ये गीत गाती हैं, कौन सा गीत है, विवाह गीत। देसी स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस उठी। तीन पंख देखाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। तो सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ को सोचते हुए, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोली, अब फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब बोले, हाँ वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती पर वे बार बार उमड़ आता, जैसे बरसों के बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही न थे। आधी रात का वक्त हो गया। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। बेटे की आंखों में फिर आंसू आ गए। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ,
यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अब अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया। मतलब बताइए, इसको फिक्र है कि मतलब इसको इसका फिक्र नहीं है कि माँ जाएगी तो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, सब नहीं। इसको फिक्र है कि फुलकारी कौन बनाएगा चली जाओगे तो। वाह, मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश हुआ तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गए तो मुझसे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है और मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं। तो मैं क्या बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए आगे अपने कमरे की ओर घूम घूम गए। चलिए दोस्तों, ये कहानी भी खत्म हुई। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन जरूर करते रहिए और देखते रहिए देवनागरी हिंदी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पहली बार बोल रहा हूँ, लाइक भी करें। और अगर आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पाठ्यक्रम में ये कहानी है, पढ़ना है, तो उनको भी ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।